नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोग एक बार फिर से यूजीसी नेट के हिस्ट्री प्रीवियस ईयर डिटेल सॉल्यूशन क्लास में। हम लोगों ने इससे पहले दो क्लास जो है 28 फरवरी 2023 को जो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसके दो क्लास हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो हिस्ट्री प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के डिटेल क्लास वाली प्लेलिस्ट में जाइए और वो दोनों क्लास भी देखिए। इस क्लास में हम लोग आज जो है 50 से लेके 75 को तक का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही डिटेल वे में देखेंगे कि क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, तो आइए आज चलते हैं आज की क्लास में और शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अपना पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो कृपया अपना नोट्स और पेन लेके जरूर बैठें। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी जो मिलती है जो आपको अब तक नहीं पता थी या जो आपको लगता है कि इसे जो है नोट डाउन कर लेना चाहिए तो आप उसे जरूर नोट डाउन करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिए, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इस तरीके के और वीडियो जो है आप लोगों तक उपलब्ध आसानी से कराया जा सके। ओके, तो आइए चलते हैं आज की क्लास में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिंडेनहैम कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो ध्वज था वो लाल था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित शूद्र पहचान संबंधित गैर आर्यन सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में द एनहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि ये सारे स्टेटमेंट जो है आपको ना आते हों। ओके, हो सकता है कि इसमें से कोई स्टेटमेंट जो है ना आता हो। अगर आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आप थोड़ा बहुत जान पहचान आपकी है। ओके, तो जैसे कि अगर इस स्टेटमेंट में मुझे देखा जाए तो एक स्टेटमेंट ऐसा है जो मुझे जो है पूरी तरीके से पता है कि ये स्टेटमेंट जो है सही है। जैसे कि ये जो ई वाला स्टेटमेंट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में द इनहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्यों सही है? ये जो हम लोगों के एमए थर्ड सेमेस्टर में बीएचयू में हिस्ट्री में कास्ट हिस्टोग्राफी के ऊपर जो है एक पेपर है, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 1936 ईस्वी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द एनहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से जो एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं, जिनमें ये बताया कि अगर हमें भारत का जो है सर्वांगीण विकास करना है, चौतरफा विकास अगर करना है, तो हमें जो है भारत के अंदर से जो कास्ट सिस्टम है उसको एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाना चाहिए। अगर भारत वास्तव में स्वतंत्रता के बाद आधुनिकता की तरफ बढ़ना चाहता है तो यहाँ से जो है जाति व्यवस्था या कास्ट व्यवस्था जो है उसको बिल्कुल तरीके से हटा दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये जो है 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में भी 15 मई को जो है प्रकाशित किया गया था। तो इसको अगर हम लोग देखें तो केवल एक स्टेटमेंट एक ऑप्शन में जो है ई को रखा है, तो इस हिसाब से जो है तीन स्टेटमेंट को हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। और इसके अलावा अगर देखें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सिंडे हैम कॉलेज में एक प्रोफेसर का पद जो है ग्रहण किया था। ओके, ये भी सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ध्वज जो है लाल है, ये भी सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित क्षुद्र पहचान के लिए गैर आर्यन सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था। गैर आर्यन सिद्धांत का समर्थन का मतलब कि गैर आर्य कई लोगों कई ऐसे जो है दार्शनिक या ऐसे राजनेता हुए जो बोलते हैं कि जो भी लोग दलित या क्षुद्र शूद्र हैं वो जो है गैर आर्य हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इस सिद्धांत का जो समर्थन नहीं करते हैं। ओके, तो इस हिसाब से इस ऑप्शन में जो है पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसको अगर हम लोग जल्दी से इंग्लिश में देखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ज्वाइंड एज ए प्रोफेसर ऑफ इंडियन हैंड कॉलेज, बिल्कुल सही है। द बी आर अम्बेडकर फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हैज ए रेड फ्लैग, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिमसेल्फ डिड नॉट सपोर्ट एन नॉन आर्यन थियरी ऑफ दलित शूद्र आइडेंटिटी, ये बिल्कुल सही है। द इन 1936 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पब्लिश्ड द बुक द इनहेलेशन ऑफ कास्ट। तो इसी तरीके से जब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि पांचों स्टेटमेंट्स में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमको पूरी तरीके से कंफर्म है कि ये या तो एकदम सही होगा या ये एकदम गलत होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में बहिष्कार और स्वदेशी पर प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को फांसी हुई थी। अरुंडेल समिति ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1906 ईस्वी में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ओके, तो एक बात का आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब एनटीए का आंसर किया गया था तो इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। ओके, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्वदेशी प्रस्ताव जो है कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। स्टेटमेंट वन के बारे में हम लोग बात करें, स्वदेशी प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था 1900, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की गई थी। ओके, लेकिन जो बहिष्कार आंदोलन है, बहिष्कार आंदोलन जो है वो 1905 ईस्वी में बनारस के अधिवेशन में पारित किया गया था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो है दे रखा है। तो इसीलिए जो एनटीए का जो रिवाइज आंसर किया था उसमें इस क्वेश्चन को जो है एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। ओके, इसके अलावा जो है ऑप्शन अगर देखें जो 1906 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो बैठक होती है उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और एक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर जो है बात हुई थी। इसके अलावा जो है बहिष्कार आंदोलन के ऊपर भी कलकत्ता अधिवेशन में भी बात होती है। तो ये तीनों को भी हम लोग थोड़ा याद रखेंगे। ओके, दूसरा है कि खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को फांसी हुई थी। ओके, तो यहाँ जो है डेट जो है वो गलत लिखा है, 30 अप्रैल को फांसी नहीं हुई थी। आप लोग नोट करिएगा, खुदीराम बोस को जो फांसी हुई थी वो इनकी फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को होती है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, और कहाँ हुई थी? मुजफ्फरनगर जेल में, मुजफ्फरनगर जेल में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। ओके, और इन पे क्या एग्जाम जो था, इल्जाम जो था जिसके लिए फांसी इनको दी गई थी, खुदीराम बोस पे एग्जाम था, इल्जाम जो लगा था जिसके लिए इनके ऊपर मुकदमा चला था कि किंग्सफोर्ड लॉर्ड किंग्सफोर्ड एक जो अधिकारी थे उनके ऊपर हमला का जो इन पे मुकदमा चला था, जिसके बदले में इनको फांसी दे गई थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ जो फांसी 30 अप्रैल को ना देके 11 अगस्त को दिया गया था। ओके,
उसके बाद सी जो है अरुंडेल समिति की रिपोर्ट लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत की गई थी। इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसके बारे में अभी फिलहाल हमें जो है जानकारी नहीं दिख रही है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1906 में लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1906 ईस्वी में होम रूल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, 1905 ईस्वी में की थी। तो यहाँ जो है डेट गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी भी वो स्टेटमेंट डी भी जो है गलत है। ओके। इसके बाद मदन लाल ढींगरा वाला जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी में लंदन में कर्जन वायली को गोली चलाकर मार दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्जन वायली के द्वारा कर्जन वायली को मदन लाल ढींगरा के द्वारा लंदन में गोली से मारा गया था। ओके। तो इस क्वेश्चन को जो एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्नवालिस के पहुंचने से पूर्व 1770 में एलेक्जेंडर डाउ, हेनरी पेट्रो, फिलिप फ्रांसी भूमि कर को स्थायी रूप से निर्धारित कर देने की पैरवी कर रहे थे। फिजियोक्रेटिक विचार संप्रदाय ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुखता प्रदान की थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त ने सदैव के लिए भूमि मूल्यांकन किया गया था। स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा। यह आशा की गई थी कि भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार भूमि के सुधार लाने में निवेश नहीं करेंगे। ओके। तो इसमें बताना हम लोगों को कौन कौन से कथन जो है वो बिल्कुल सही गलत है। तो अगर देखा जाए कि यहाँ जो है निगेटिव जो पॉइंट दिया हुआ है नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग अगर एलिमिनेट करते हैं तो एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि जब अस्थाई भूमि बंदोबस्त लाया गया था तो उसमें एक नियम था कि 89% जो है वो कंपनी को सौंपना था जमींदारों को, और 11% जो है अपने पास रखना था। तो अधिक से अधिक उपज हो, इसके लिए स्थायी बंदोबस्त लाने के पीछे एक कारण ये भी था कि जो ये 11/100 भाग जो जमींदार अपने पास रखेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा हिस्सा जो है वो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी यूज करेंगे, सिंचाई के लिए यूज करेंगे, जिससे कि उनके भूमि में जो है अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो ये जो है ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है। स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा। तो ये जो है एक तरीके से देखें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो है सही है। स्थायी भूमि बंदोबस्त ने सदैव के लिए भूमि मूल्यांकन किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में जो है एक बार भूमि को जो है मूल्यांकन किया जा रहा था, तो उसको जो है हमेशा के लिए किया जा रहा था। तो स्टेटमेंट सी भी सही है। स्टेटमेंट सी और डी दोनों सही है। सी और डी चूंकि एक स्टेट ऑप्शन में जो है बस है। इसके बाद फिजियोक्रेटिक विचार संप्रदाय ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुखता प्रदान की थी। ये भी सही है। कार्नवालिस के पहुंचने से पूर्व 1770 में एलेक्जेंडर डाउ, हेनरी पेट्रो और फिलिप फ्रांसिस भूमि कर को स्थायी रूप से निर्धारित करने की पैरवी कर रहे थे। यह भी बिल्कुल सही है। ओके। तो इसका जो सही आंसर एनटीए के द्वारा माना गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड को सही माना गया, ABCD। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको हम लोग जल्दी से एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। सिंस 70 even before Cornwallis arrived, company officials like Alexander Dow, Henry Petelow, Philip Francis was advocating for the land tax being permanently fixed। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फिजियोक्रेटिक स्कूल असाइंड प्राइमेसी टू एग्रीकल्चर इन कंट्री इकोनॉमी। ये भी बिल्कुल राइट सेंटेंस है। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट लेड टू असेसमेंट फॉर रिवर। ये भी बिल्कुल सही है।
डी को अगर देखें, द असेसमेंट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट वुड रिड्यूस द स्कोप ऑफ करप्शन, ये भी सही है। यहाँ बस ई वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग था। इट वाज होप दैट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द लैंडलॉर्ड विल नॉट इन्वेस्ट इम्प्रूविंग इन द लैंड। तो हम लोग धीरे धीरे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग हमारे साथ जो है सॉल्व करने की टेक्निक्स को भी थोड़ा सा देखते जाइएगा कि हम जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, हिंदी उर्दू विवाद 1860 के दशक के आसपास के समय उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में 1899 ईस्वी में नागरी 1893 में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना के साथ अधिक तीव्रता पकड़ी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसमें संस्कृत शब्दों का बेहतर जिंदादिली रहती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसमें अधिक फारसी और अरबी शब्द हैं। उत्तर पूर्वी प्रांत की सरकार अवध ने 1900 में एक प्रस्ताव के माध्यम से नागरिक के साथ संस्कृत को समान आधिकारिक दर्जा प्रदान किया। इसका जो सही आंसर है वो एनटीए के द्वारा ऑप्शन नंबर थर्ड को माना गया है, ए बी सी डी, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी हिंदी उर्दू विवाद, अगर हिंदी उर्दू विवाद के बारे में देखें तो 1960 के ईस्वी में जब भारत में शैक्षिक सुधार किया जा रहा था। शैक्षिक सुधार का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में जब लैंग्वेज की बात की जा रही थी, तो इसी सिलसिले में जब न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर से रिलेटेड हिंदी भाषा के उपयोग करने वाले और उर्दू भाषा के उपयोग करने वालों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो मैक्सिमम जो है दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो ये दिल्ली वाला पोर्शन था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, इस वाले हिस्से में हम लोगों को हिंदी उर्दू विवाद जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी जो है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना जो है 1993 ईस्वी में की जाती है, जिसके साथ जो है ये आंदोलन हिंदी और उर्दू विवाद अधिक तीव्रता के साथ बढ़ने लगता है। अगर देखें कि हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ये भी सही है। और इसके साथ साथ जो है संस्कृत के बहुत सारे शब्दों के बृहत्तर जिंदादली रहती है, मतलब कि हिंदी लिखते समय हम लोग बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत का यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। डी को अगर देखें कि उर्दू लिखते समय हम लोग फारसी लिपि का यूज करते हैं, और इसमें जो है अधिक उर्दू और अधिक फारसी शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो ये ए बी सी डी, ये चारों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा पानी मैं पीता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो है बताना है। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, ये बिल्कुल सही है। ओके, दारा सिकों के द्वारा उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट जिसमें है वो गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन को हम लोगों ने एलिमिनेट किया। यह कार्य वर्ष 1957 ईस्वी में पूरा हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। 1957 ईस्वी में जो है उसके उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद था उसका कार्य जो है पूरा होता है। तो बी जिसमें वो भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से दो और तीन ये बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर थर्ड बचता है। इस यही जो है इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दारा सिकों ने 1860 ईस्वी में योग वशिष्ठ के अनुवाद का परीक्षण किया था, ये भी गलत है। क्योंकि योग वशिष्ठ और गीता, ये जो दो पुस्तकें थी, इसका अनुवाद
दारासिको ने खुद किया था, न कि उसका परीक्षण परीक्षण किया था। परीक्षण का मतलब है कि किसी के द्वारा अनुवाद किया था, उसके बाद उसने उसकी खुद से जो है जांच की थी। ओके, तो ये जो है ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तो सी यहाँ है। दारासिको को सिर्रे अकबर भगवत गीता का फारसी रूपांतरण है, ये भी जो है गलत है। सिर्रे अकबर जो है, यहाँ जो दारासिको ने जो उपनिषदों का अनुवाद किया था, 12 उपनिषदों 52 उपनिषदों का अनुवाद इसने किया था, उसका नाम इसने सिर्रे अकबर रखा था, सिर ए अकबर। ये तो सबको पता होना चाहिए। सिर्रे अकबर क्या था? ये दारासिको के द्वारा जो 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था, उसका जो है नाम सिर्रे अकबर था। तो ऑप्शन नंबर डी भी, स्टेटमेंट डी भी गलत है। ई पे थोड़ा सा ध्यान दें कि मज्म अल बहरीन दारा सिको की रचना नहीं थी। तो मज्म अल बहरीन जो है दारा सिको की रचना थी। अगर बात करें कि मज्म अल बहरीन में दारा सिको को क्या बोला गया है, रचना में क्या बोला गया है, तो मज्म अल बहरीन का मतलब होता है कि दो समुद्रों के बीच का देश, दो समुद्रों के बीच का देश, दो समुद्रों के बीच का देश। ये जो है, हम लोग अगर भारत का थोड़ा सा मैप देखें, ये अगर भारत है तो हम लोग जानते हैं कि इधर इधर जो है अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के विषय में इसकी रचना जो है न मज्म अल बहरीन ये है। और इसमें जो है, इसके अलावा दारा सिको की ये जो रचना है उसमें हिंदू और इस्लाम धर्म के लिए एक बीच का रास्ता के बारे में बात की गई है। और बताया गया है कि हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना है। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। मज्म अल बहरीन की रचना जो है दारा सिको ने की है। दारा सिको का जो सिर्रे अकबर है वो भगवत गीता का जो फारसी रूपांतरण ना होके, वो उसके द्वारा जो 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था, उसका एक संग्रह है। दारा सिको ने 1860 ईस्वी में योग वशिष्ठ और गीता का जो है अनुवाद खुद किया था, न कि उसका परीक्षण किया था। इसके बाद दारा सिको ने जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है, ये बिल्कुल सही है। और उसका यह कार्य जो है 1656 ईस्वी में पूरा होता है। तो ये हम लोगों ने देखा। इसी का यहाँ हम लोग इंग्लिश देख लेंगे थोड़ा सा। दारा सिको ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1657 सीई, ये भी सही है। तो ए और बी को हम लोगों को एलिमिनेट करना था, तीनों ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसमें सही था, सी डी और ई, ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल है। दो चीजें आप लोगों को याद रखना है, एक होता है वेद त्रयी और एक होता है प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? अगर हम लोग अथर्व वेद को निकाल दें तो बचे हुए जो तीन वेद हैं, ऋजुवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद को हम लोग वेद त्रयी बोलते हैं। और प्रस्थान त्रयी किसको बोलते हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता के शामिल रूप को जो है शंकराचार्य के द्वारा रचित किया गया था, इसको हम लोग प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन तीन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी अगर देखें, स्टेटमेंट बी जो है हम लोग देखें, तो शंकराचार्य मंडन मिश्र के शिष्य थे। मंडन मिश्र के शिष्य थे। तो ये ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है।
शंकराचार्य जो है मंडन मिश्र के शिष्य नहीं थे, बल्कि मंडन मिश्र के साथ इन्होंने एक बार जो है शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र के साथ इन्होंने अपने दर्शन को लेके, शंकराचार्य का दर्शन क्या था? अद्वैत वेदांत। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। शंकराचार्य का जो दर्शन था वो था अद्वैत वेदांत, और इसी को लेके इन्होंने मंडन मिश्र के साथ एक प्रकार का जो है कंपटीशन किया था, और उनको इस कंपटीशन में हराया था। ऑप्शन बी जो है एलिमिनेटेड। तो तीन ऑप्शन को हम लोगों ने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा। ओके। जडेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। जय जयडेश्वर मंदिर जो है वो श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन डी अगर देखें, शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों द्वारा क्रिप्टो बुद्धिस्ट प्रथम प्रछन्न बौद्ध कहे जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये प्रछन्न बौद्ध के नाम से शंकराचार्य को भी जाना जाता था। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि इनको जो है शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्धिस्ट यानी कि प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा जो है दी गई थी। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक शास्त्राचार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोगों ने बी और ई को देखा होता, तो शंकराचार्य अगर मंडन मिश्र के शिष्य थे तो उनके साथ ये कभी शास्त्रार्थ जो है वो नहीं करते। तो या तो बी सही होता या तो ई सही होता। इन दोनों में से अगर हम लोग एलिमिनेट करते तो भी इस आंसर को निकाला जा सकता था। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ओके। शंकराचार्य प्रस्थान त्रयी इंक्लूड्स उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भगवत गीता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी जो है शंकराचार्य वाज ए डिसिप्लिन ऑफ मंडन मिश्र, ये गलत है। सी जो है जडेश्वर जैतेश्वर टेम्पल इन सिचुएटेड इन द श्रीनगर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी स्टेटमेंट डी शंकराचार्य वाज कॉल्ड ए क्रिप्टो बुद्धिस्ट प्रछन्न बुद्ध बाय द इंटेलेक्चुअल अपोनेंट, ये भी बिल्कुल सही है। शंकराचार्य वेंट टू मंडन मिश्र फॉर ए फिलोसफिकल डिबेट, ये भी बिल्कुल सही है। बी को हम लोगों को एलिमिनेट करना था। 1 2 3 ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 2 इसका एनटीए के द्वारा सही माना गया है। ओके। अगला जो क्वेश्चन है कि बौद्ध निर्वाण प्राप्त करने हेतु बुद्ध, धम्म और संघ नामक त्रिरत्नों में विश्वास रखते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही है। बौद्ध संघ के जो तीन नियम है, उनके बुद्ध, धम्म और संघ तीनों में जो है विश्वास जो रखा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 4 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। सारिपुत्र और तथागत दो भिन्न व्यक्ति हैं। थेरवादी और महायानवादी बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था। पहला उपदेश बोध गया में दिया था। तो इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो डी को अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो 1 और 3 एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका सही आंसर होगा। अगर बात करते हैं कि बी क्यों एलिमिनेट हुआ, तो सारिपुत्र और तथागत जो है ये दो भिन्न व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक व्यक्ति का ही नाम था। कई जगह पता चलता है कि सारिपुत्र और तथागत जो है बुद्ध का ही एक प्रकार का नाम था, क्योंकि बुद्ध को जब शिक्षा प्राप्त हो गई थी तो वो जो है तथागत हो गए थे, और सारिपुत्र उनके पुनर्जन्म का एक नाम जो है माना जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है गलत था। और थेरवादी और महायानवादी बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन को हम लोगों ने बहुत ही आसानी से एलिमिनेट किया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है बोध गया में देखे सारनाथ में दिया था। उसके बाद अशोक का सिंह स्तंभ पहली बार वाराणसी के नजदीक स्थित सारनाथ में स्थापित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ओके।
आगे देखेंगे जल्दी से इसका इंग्लिश में। ए बुद्धिस्ट बिलीव्स इन द थ्री जुवेल्स, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। बी, सारिपुत्र तथागत आर टू डिफरेंट पीपुल। दिस इज रॉन्ग। सी, बोथ द थेरावादीन एंड महायानिस्ट बिलीव इन द टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये भी बिल्कुल सही है। द बुद्धा बिलीव इन द फर्स्ट डिलीवर हिज फर्स्ट सेरोमन इन बोध गया। ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो डी को हम लोगों ने एलिमिनेट किया था। तीन ऑप्शन एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। महाराजा जय सिंह और राजकुमार मोहम्मद आजम के बीच हुई संधि की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? महाराजा जय सिंह और मोहम्मद आजम, ये संधि किसके समय हुई थी? एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एनटीए ने जब इस क्वेश्चन का रिवाइज इस पेपर का जो रिवाइज आंसर की जारी किया था, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। ओके, तो इसका जो है कोई सही आंसर इसमें से नहीं मिलाया जा सकता है। हम लोग अब आसानी से देख लेते हैं कि अब देख लेते हैं कि मोहम्मद महाराजा जय सिंह और मोहम्मद आजम के बीच में जो संधि हुई थी, उसमें कौन कौन सी शर्तों को रखा गया था। 1681, 14 जून, 14 जून 1681 ईस्वी में एक राजा थे बीकानेर, बीकानेर के राजा थे राजा श्याम सिंह। श्याम सिंह जो राजा थे, इनके मध्यस्थता की वजह से महाराजा जय सिंह और मोहम्मद आजम के बीच एक जो है संधि होती है, जिसमें मुख्य रूप से 5 शर्तों को दिया जाता है। जिसमें पहली शर्त जो थी, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए कि राणा ने जजिया के बदले मंडलपुर और बदनौर के परगने मुगलों को दिए। ओके, और इस जो संधि का नाम था, उसे हम लोग उदयपुर की संधि के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर की संधि के नाम से जानते हैं, जो मेवाड़ और मुगलों के बीच होता है। ओके, मेवाड़ और मुगलों के बीच होता है, जिसकी पहली शर्त क्या थी कि जजिया के बदले मंडलपुर और बदनौर परगने को मुगलों को दिया गया। जो अपने इलाके से जो है जजिया कलेक्ट करने का राइट जो है मुगलों को दिया गया, और इसके बदले मंडलपुर और बदनौर के परगने मुगलों को दिया गया। ओके, जजिया के बदले मंडलपुर और बदनौर के परगनों को मुगलों को दिया गया। सेकंड जो था कि मुगल सेनाएं मेवाड़ से हटा ली गई। मेवाड़ से जो है, मेवाड़ में जो मुगल सेनाएं थी उनको हटा ली गई। तीसरा है कि जय सिंह को राणा के रूप में स्वीकार किया गया तथा उसे शाही सेना में 5,000 मनसब प्रदान किए गए। 5,000 मनसब प्रदान किए गए, उसे जो है राणा के रूप में स्वीकार किया गया। मेवाड़ का जो शासक होता था उसे हम लोग राणा बोलते थे। जैसे कि मेवाड़ का शासक जो बाबर के समय था, उसको हम लोग राणा सांगा बोलते थे। उसी तरीके से मेवाड़ पे जो भी शासक राजा करता था, उसे हम लोग राणा बोलते थे। उसे जो है 5,000 मनसब जो है प्रदान की जाती है। अगला जो था कि युवराज भीम सिंह को राजा का पद प्रदान कर मुगल सेवा में लिया गया। महाराजा जय सिंह के दरबार में युवराज जो भीम सिंह थे, उनको राजा का राजा का पद जो है प्रदान कर मुगल सेवा में लिया गया था। लास्ट जो इसका था कि राणा ने चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण न कराना और मारवाड़ को राठौड़ों की सहायता न करने का वचन दिया। ओके, तो हम लोग जल्दी से एक बार फिर से इसके पांचों संधियों को जो है जल्दी से रिवाइज करेंगे। पहली बात कब हुई थी ये संधि? 14 जून 1681 को।
ओके, किसके किसके बीच में? इसको हम लोग उदयपुर की संधि के नाम से जानते हैं, उदयपुर की संधि। ओके, किसके किसके बीच में हुई थी? मुगलों और मेवाड़ राजा के बीच में हुई थी। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा महाराजा जय सिंह। और मुगलों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। पांच जो शर्तें थी, पहली इसकी जो शर्त थी उसमें ये बोला गया कि हम लोग जो है जजिया के बदले मंडलपुर मंडलपुर और बदनौर दोनों परगने जो है मुगलों को सौंप देंगे। इसके अलावा राणा को जो है मेवाड़ का शासक जो है माना गया। राणा मतलब कि महाराजा जय सिंह को मेवाड़ का शासक माना गया। तीसरा जो था कि इनको जो है 5,000 मनसब प्रदान किए गए। चौथा जो था कि इनके दरबार के जो राजकुमार थे जिनका नाम भीम सिंह था, उसको जो है राजा की उपाधि दी गई और उसे जो है मुगल सेना में लिया गया। पांचवा जो शर्त था कि चित्तौड़ को कभी भी चित्तौड़ में कभी भी दुर्ग बनवाने न बनवाने का जो है वचन दिया गया। और इसके अलावा जो शासक थे मारवाड़ शासक जो थे, मारवाड़ में जो राठौड़ों का जो साम्राज्य था, उनकी जो सहायता करने से न करने का वचन दिया गया। तो पांच शर्तें ये थी। और संधि जो है 16 जून 1681 ईस्वी को उदयपुर की संधि हुई थी मुगलों और मेवाड़ के बीच में। राजा महाराजा जय सिंह, जिनको मेवाड़ का राणा जो है इस संधि के बाद स्वीकार किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही हम लोगों ने डिटेल में देखा। ओके, इसके बाद अगला जो है कथन और कारण से संबंधित जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि चंदेल शासक यशोवर्मन खजुराहो के वैकुंठ विष्णु के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे वह प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। दूसरा एक कलचुरी शासक लक्ष्मण राज फर्स्ट ने विग्रह राजवंश से कृष्ण की एक छवि का चित्र प्राप्त किया था। तो जो इसका सही आंसर एनटीए के द्वारा माना गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड माना गया है। कथन एक जो है सत्य है, लेकिन कथन दो जो है असत्य है। ओके, अगर हम लोग जल्दी से देखें, सबसे पहले यशोवर्मन के बारे में देखते हैं। तो ये जो है चंदेल शासक था, किसी को जो है डाउट नहीं है। इसका जो शासन काल था वो 930 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी के आसपास था। चंदेल वंश का शासक था। ओके, चंदेलों ने अपना जो साम्राज्य जो प्राप्त किया था वो प्रतिहार शासकों से प्राप्त किया था। ये भी इसमें जो है सही माना जाता है। प्रतिहार शासकों का से प्राप्त करने का मतलब है जो चंदेल थे उन्होंने कन्नौज पे आक्रमण किया है। चंदेल का मतलब यशोवर्मन जो था उसने कन्नौज कन्नौज पे आक्रमण किया और वहां जो प्रतिहार राजवंश जो था उसका पूर्ण तरह से खात्मा करके वहां चंदेल वंश की स्थापना जो है ये करता है। ओके, इसके बाद अगर देखें कि खजुराहो में जो प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है उसका निर्माण जो है यशोवर्मन के द्वारा कराया गया था। खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है उसे जो है यशोवर्मन के द्वारा निर्माण कराया गया था। और इसमें जो है उसने मूर्ति वैकुंठ मूर्ति की जो है स्थापना जो है वो कराया था, जिसको इसने कैलाश पर्वत के मोरनाथ नामक जगह से प्राप्त किया था। ओके, मोरनाथ नामक जगह से प्राप्त किया था। वैकुंठ विष्णु की जो मूर्ति इसने स्थापित करवाई थी यशोवर्मन ने, उसको इसने कैलाश पर्वत के मोरनाथ नामक जगह से प्राप्त किया था। तो इसलिए जो स्टेटमेंट
जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि वैकुंठ विष्णु की मूर्ति जो है वो देवपाल शासक के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हम लोगों के द्वारा हुआ, क्योंकि यहाँ जो है दिया है कि वैकुंठ विष्णु के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जिसे वो प्रतिहार शासक देवपाल के द्वारा प्राप्त किया था। ओके, तो ये जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो इसने करवाया था वो देवपाल के द्वारा ही दिया गया था। ओके, देवपाल के द्वारा ही दिया गया था। लेकिन उसमें जो वैकुंठ विष्णु की मूर्ति जो इसने लगाई थी वो उसने मोरनाथ कैलाश पर्वत से प्राप्त की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि कलचुरी शासक लक्ष्मण राज प्रथम जो है विग्रह राजवंश से कृष्ण की एक छवि को प्राप्त किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और इसका जो सही आंसर माना गया एनटीए के द्वारा, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो जो है असत्य है। ओके, अगला जो है कि भूमि आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से, सॉरी एक मिनट, इसको हम लोग जल्दी से एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि द चंदेल रूलर यशोवर्मन कंस्ट्रक्ट द लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो फॉर वैकुंठ विष्णु। वैकुंठ विष्णु की मूर्ति के लिए उसने लक्ष्मण टेम्पल को बनवाया था, जिस विच ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रतिहार रूलर देवपाल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द कल्चूरी किंग लक्ष्मण राज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द किंग ऑफ विग्रह डायनेस्टी एंड इमेज ऑफ कृष्णा। ये बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर माना गया एनटीए के द्वारा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। रामानुजम ने भक्ति परक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्ति परक वैष्णव धर्म के प्रसार को प्रेरित किया। बासव ने ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक कर्म एवं मंदिर अनुष्ठान की वकालत की। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता हेतु जागरूकता उत्पन्न की। रामदास ने विष्णु के रामावतार के रूप में उनकी पूजा को लोकप्रिय बनाया। नामदेव बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे। ओके, नामदेव जो है बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे। अगर इसमें से देखा जाए कि कौन से स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को हम लोग सही कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट अगर आप लोग ई देखेंगे तो नामदेव जो है बंगाल के एक प्रसिद्ध संत न होके वो जो है महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग गलत करते हैं तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन वन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, रामानुजम जो है भक्ति पर गीत लिखते हैं और लोगों के बीच जो है वैष्णव धर्म का प्रचार करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। बासव ने ब्राह्मण विरोधी, बासव जो है लिंगायत आंदोलन के एक प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और लिंगायत संप्रदाय जो है उन सभी लोग जानते हैं कि एक प्रकार का तांत्रिक कर्म और मंदिर अनुष्ठान की वकालत करता है। ओके, वल्लभाचार्य जो कृष्ण भक्ति की महत्ता हेतु जागरूकता उत्पन्न की। वल्लभाचार्य जो कृष्ण भक्ति को मानते थे। रामदास जो है विष्णु के रामावतार के रूप में उनकी पूजा को लोकप्रिय बनाया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो चार ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है और एनटीए के द्वारा इसका सही आंसर जो है माना गया है ए बी सी डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, नामदेव के बारे में एक चीज और थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि एक संप्रदाय था महाराष्ट्र में, वरकरी संप्रदाय। वरकरी संप्रदाय, रामदेव, नामदेव, तुकाराम, ये जो संत थे ये महाराष्ट्र के संत थे। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान देंगे। रामदास भी जो है ये एक धरकरी संप्रदाय जो था महाराष्ट्र में उसके ये संत थे। और नामदेव जो है वरकरी संप्रदाय के संत थे। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। रामानुजम wrote devotional poems and inspired a spread of devotional Vaishnavism among the masses. This statement is totally right. B. Basav advocate tantric practice and temple ritual to
फॉरेस्टर, द एंटी ब्राह्मण लिंगायत मूवमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। सी जो है, वल्लभाचार्य क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण भक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। ओके। डी को अगर हम लोग देखें, रामदास पॉपुलराइज्ड द वर्शिप ऑफ विष्णु इज हिज अवतार एज रामा, ये भी बिल्कुल सही है। ई जो है, नामदेव आज ए फेमस सेंट ऑफ बंगाल, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि हमें जो सबसे पहले पांचों स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ना है और सबसे पहले देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि इन चारों के बारे में आपको न पता हो कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। लेकिन जैसे ही मैंने ई स्टेटमेंट को देखा तो मैंने देखा कि नामदेव जो है वो बंगाल के थे ही नहीं, उनका जो संबंध था वो जो है महाराष्ट्र वाले इलाके से था। ओके, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, इसी तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि रानी जिंदल को बनारस में एक कैदी के रूप में रखा गया था। बी जो है, रानी जिंदल ने नेपाल के राजा से उसे आश्रय देने की प्रार्थना की थी। दलीप सिंह ने 1853 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपनाया था। दलीप सिंह ने ईसाई धर्म त्याग दिया और सिख आस्था पुनः अपनाया था। दलीप सिंह की मृत्यु लंदन में हुई थी। तो दिलीप सिंह की मृत्यु जो है वो लंदन में हुई थी। यही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। बाकी जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने शायद रानी जिंदल और दलित सिंह के बारे में थोड़ा सा देखा था, जहां हम लोगों ने आंग्ल अफगान युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध को थोड़ा सा देखा था। तो वहां से हम लोग एक बार देख लेंगे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि रानी जिंदल को बनारस के रूप में कैदी के रूप में रखा गया था, ये सही है। रानी जिंदल ने नेपाल की राजा से उसे आश्रय देने की प्रार्थना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। दलीप सिंह ने 1853 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपनाया था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी या स्टेटमेंट जो है, दलित सिंह ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और सिख आस्था को पुनः अपनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। जब 1948 में दिलीप सिंह से सिख राज्य को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा छीन लिया गया और उन्हें जो है पढ़ाई के नाम पे 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया गया था पढ़ाई के लिए। तो इन्होंने वहां जाके ईसाई धर्म को अपना लिया था। ओके। और इनकी माता जो थी उनको 1949 ईस्वी में बनारस बनारस प्रॉपर बनारस नहीं था। प्रॉपर बनारस जो आज का वर्तमान बनारस है वो बनारस नहीं था। उस समय का जो है चुनार चुनार पे एक किला है जो उस समय बनारस क्षेत्र में आता था। वहां पे रानी जिंदल को जो है कैदी बना के रखा गया था। ओके। लेकिन वहां जो है वहां से इन्होंने एक फकीर का वेश बना के फकीर का वेश बना के ये उस किले से निकल जाती हैं और वहां से निकल के ये नेपाल चली जाती हैं। वहां के राजा से इन्होंने प्रार्थना किया कि तुम हमें थोड़ी शरण दे दो। ओके। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बी सी डी जो है वो सारे सही हैं। और इसमें जो है ऑप्शन ई जो है वो बस गलत है। और इसका जो सही आंसर एनटीए के द्वारा माना गया है स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड को एनटीए के द्वारा सही माना गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
वासुदेव बलवंत फड़गे ने 15 वर्ष से अधिक समय तक कमिश्नरेट सैन्य लेखा विभाग में कार्य किया था। फड़गे का पक्का मानना था कि भारत की दुर्दशा विदेशी शासन का परिणाम है। फड़गे को अंडमान जेल भेजा गया था। फड़गे अपने लक्ष्य के प्रति ढांगडों की निष्ठा से प्रभावित था। फड़गे की आत्मकथा का लेखन नहीं किया गया था। ओके, फड़गे की आत्मकथा का लेखन नहीं किया गया था। तो ये जो है नहीं जो है वो थोड़ा सा मुझे जो है खटक रहा है। तो ई को हम लोग एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। ई एक ऑप्शन में है, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। ओके, इसके बाद अगर देखें वासुदेव फड़गे के बारे में, तो वासुदेव फड़गे 1845 ईस्वी में जन्म लेते हैं महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र की एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये लीडर थे। और 1870 के आसपास ये जो है अंग्रेजों के प्रति अपना विरोधाभास वाला जो समय था वो इनका शुरू होता है। 1870 के आसपास ये अंग्रेजों की नीतियों का जो है विरोध करने लगते हैं। और 15 वर्ष की आयु से ही, जब ये 15 वर्ष के थे तभी से ये कमिश्नरेट जो सैन्य सेवा थी उस विभाग में ये काम करने लगते हैं और वहाँ जो है 15 वर्षों से अधिक समय तक कार्य करते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। तो ये जो है दो में है, ऑप्शन बी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ओके, इसके बाद अगर देखें कि फड़गे को जब गिरफ्तार किया गया तो उसका जो मुद्दा था, फड़गे को जब गिरफ्तार किया गया था तो हम लोगों ने अभी इसी पेपर में जो डिस्कस किया था कि एक रामोसी विद्रोह हुआ था। रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो उस समय के पश्चिमी तट वाले हिस्से में, यानी कि उस समय का जो महाराष्ट्र का जो पश्चिमी तट का हिस्सा था वहां पे रामोसी नामक कुछ आदिवासी जो है निवास करते थे। उनको जो फड़गे ने एकत्रित किया और उस उन लोगों को जो है अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। और इनको जो है महाराष्ट्र के ही जेल में बंद किया गया था, अंडमान इनको नहीं भेजा गया था। और वहाँ ये भूख हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल पे जाते हैं। भूख हड़ताल करने के बाद उनको उनकी मृत्यु जो है वहीं हो जाती है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ई ये दोनों इस क्वेश्चन में गलत थे। और इसका सही आंसर जो माना गया है एनटीए के द्वारा ऑप्शन नंबर 4 को माना गया है। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बेंटिक ने 1834 ईस्वी में चाय समिति का प्रस्ताव रखा था। बंगाल के ग्लोस्टर के किले पे प्रथम कॉफी कृषि प्रारंभ की गई थी। मिंडन ने कहा है कि फ्रांको इस ग्रांड में बंगाल में प्रथम इंडिगो फैक्ट्री को शुरू किया था। जब बंगाल में बैली मिल्स की स्थापना की गई थी तब से मशीन निर्मित कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। मेजर एंड्रयू डक्कन ने 1808 ईस्वी में सलेम इस्पात की गुणवत्ता के बारे में मद्रास सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। तो जो इसका सही आंसर माना गया एनटीए के द्वारा वो ऑप्शन नंबर थर्ड माना गया है, यानी कि बेंटिक के द्वारा 1834 ईस्वी में चाय समिति का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। बंगाल के ग्लोस्टर के किले पर प्रथम कॉफी कृषि को प्रारंभ किया गया था। ओके, और सी जो है मिल्टन ने कहा था कि फ्रांकोइस ग्रांड में बंगाल में प्रथम इंडिगो फैक्ट्री को शुरू किया था। ये बिल्कुल गलत है। ओके, और डी जो है
भारत का जो पहला आधुनिक कागज मिल के बारे में पूछा जाए कि कहाँ स्थापित किया गया था, तो उसको जो है बैली या बाली नामक स्थान पे स्थापित किया गया था 1870 के आसपास। 1870 के आसपास पहला जो है कागज मिल को स्थापित किया गया था। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी, ऑप्शन ए बी डी यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। ओके। और डी को, अगर ई को ध्यान से देखें कि मेजर एंड्रयू डक्कन ने 1808 ईस्वी में सलेम इस्पात की गुणवत्ता के बारे में मद्रास सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। ये जो है गलत है। इसका जो सही आंसर माना गया एनटीए के द्वारा ऑप्शन ए बी डी को माना गया। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1918 ईस्वी में पारित किया गया। 1920 ईस्वी में 4 नगरों में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और रंगून में सेंसर बोर्ड स्थापित किए गए थे। नाटकीय प्रस्तुति अधिनियम को 1878 ईस्वी में अधिनियमित किया गया था। 1927 ईस्वी में लाहौर में सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई थी। टीपी ओकोनर ने ब्रिटिश फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ओके। तो इसका अगर सही आंसर देखें एनटीए के द्वारा क्या माना गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही माना गया है, यानी कि ए बी डी ई जो है सही माना गया है। ऑप्शन ए बी डी जो है वो सही माना गया है। और अगर बात करें सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच जो है आ रही है, हम लोग कोऑपरेट करेंगे थोड़ा सा। ओके। ओके, लेट्स सी। ए बी डी ई ये स्टेटमेंट जो है एनटीए के द्वारा सही माने गए। ओके। तो हम लोग को याद रखना है कि नाटकीय प्रस्तुति अधिनियम जो है 1878 में अधिनियमित नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर थोड़ा सा एक और चीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए हम लोग, तो जो सिनेमेटोग्राफिक समिति जो थी उसके अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, तो उनको जो है रंगा चारियार रंगाचारियार को अध्यक्ष बनाया गया था। और इस समिति की स्थापना जो है, सिनेमेटोग्राफिक समिति की स्थापना जो है 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी के आसपास किया गया था, जो एक प्रकार का भारतीय सेंसर बोर्ड था। भारतीय सेंसर बोर्ड था। हम लोग जो है एक क्लास जो है बहुत ही डिटेल से सिनेमा के ऊपर जो है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा के ऊपर जो है करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की क्लासेस जो है अरेंज की जाए, तो कृपया इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम लोग देखें कि कितने लोग जो है सीरियस रूप से जो है तैयारी जो है वो करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ाएंगे। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में 1926 ईस्वी में, ओके रिकॉर्डिंग ऑन है, भारत में 1926 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद को गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य प्रेरणा लेडी मेहरी बाई टाटा बनी रही थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1928 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन प्रारंभ में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय था।
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ और महिलाओं के सभी प्रकार के अधिकारों के लिए लॉबिंग की थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो था वो 1928 में ना आके 1927 में आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही एक ऑप्शन जो है गलत है, और ये जो है दो ऑप्शन में दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और देखें कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बाद में राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन फोर जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन अ, कब अस्तित्व में आया था? 1927 ईस्वी में। इसके अलावा अगर देखें कि सबसे पहली बार जो है भारत महिला परिषद की स्थापना जो 1904 ईस्वी में रमाबाई रामाबाई रानाडे के द्वारा किया जाता है। रमाबाई रानाडे के द्वारा महाराष्ट्र में पहली बार जो है भारत महिला परिषद की स्थापना 1904 ईस्वी में की जाती है। इसके बाद 1910 ईस्वी में सरला देवी चौधरानी के द्वारा 1910 ईस्वी में सरला देवी चौधरानी के द्वारा इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी के द्वारा इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की जाती है। इसके बाद गठन इसी जो है जो भारत स्त्री महामंडल था, इसकी एक जो महत्वपूर्ण सदस्य जो थी उनका नाम था मेहरी बाई टाटा। ओके। और यही जो आगे चल के ये सारे परिषद जो क्षेत्रीय परिषद थे, हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में भारतीय महिला परिषद की स्थापना जो है रमाबाई रनाडे के द्वारा किया जा रहा है, और 1910 ईस्वी में सरला देवी चौधरानी के द्वारा इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना जो की जा रही है, वही आगे चल के सारे एक होके राष्ट्रीय महिला परिषद के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। यही बात की जाए कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन फोर जो इसका बिल्कुल सही था, एनडीए के द्वारा इसको सही भी माना गया है। ओके। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आगे हम लोग देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है आज का, कि यूरोपीय व्यापार संगठन में 1921 ईस्वी में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नामक एक शीर्षक निकाय को गठित किया गया था। भारतीय पूंजीपतियों ने अपने स्वयं के संगठन फिक्की की स्थापना की थी। मार्च 1921 ईस्वी में कपास संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कपास पर शुल्क 11% से बढ़ा के 15% किया गया था, लेकिन वह गैर ब्रिटिश वस्तु तक सीमित था। कपास पर शुल्कों में वृद्धि लंकाशायर के अनुकूल थी। भारतीय उद्योगपतियों और राष्ट्रपतियों ने साम्राज्यिक वरीयता का विरोध किया। उसमें से अनेक ने विधानसभा में त्यागपत्र दिया, जिसमें बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास भी शामिल थे। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन बिल्कुल सही है। तो जो इसका सही आंसर जो एनटीए के द्वारा माना गया है, ऑप्शन नंबर फोर को माना गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ को माना गया है, जिसमें कि यूरोपीय व्यापार संगठन ने 1931 ईस्वी में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोचैम आप लोग एक बार सर्च करिएगा। एसोचैम की स्थापना 1921 ईस्वी में यूरोपीय व्यापार संघ के द्वारा किया गया था। ओके, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि व्यापारिक पूंजीपतियों ने अपने स्वयं के संगठन
फिक्की की स्थापना जो है वो की थी। तो फिक्की की स्थापना के बारे में अगर देखें तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि FICCI फिक्की, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है। ओके। और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास, सॉरी टंडन नहीं, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास को बनाया जाता है। ओके। इसके बाद अगला जो है कि मार्च 1931 ईस्वी में कपास संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कपास पे शुल्क 11% से बढ़ा के 15% किया गया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है, बस यहाँ जो टाइम डेट जो है वो थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक कर दिया है। मार्च 1931 की जगह मार्च 1930 होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि 1929 का जो फेज था वो एक प्रकार के वैश्विक आर्थिक मंदी का फेज था, मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है वो एक फेज था। तो उसी से जो है निकलने के लिए ब्रिटेन का जो जितने भी कॉलोनी थे उसमें तरह तरह के जो है टैक्सेस को जो है बढ़ाया जाता था। तो उसी सिलसिले में जो कपास संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जो है 11% से बढ़ा के 15% कर दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही था, बस यहाँ पे जो है इन्होंने टाइम जो है वो गलत दे रखा है, तो इसलिए मार्च 1931 न होके मार्च 1930 होगा। इसलिए सी को अगर हम लोग एलिमिनेट करते तो दो ऑप्शन एलिमिनेटेड और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही था। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब जो है कुछ मिलाने वाले क्वेश्चन हम लोग के सामने रखे गए हैं। तो मिलाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि कैसे जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर एनटीए के द्वारा माना गया है ऑप्शन नंबर थर्ड को माना गया है। ओके। ए का चार, ए का चार यानी कि दर्श पौर्णमासस माना जाता है कि पूर्णमासी और अमावस्या के समय किए जाने वाले यज्ञ को हम लोग दर्श पौर्णमासस कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करें तो आसानी से जान जाएंगे कि पूर्णमासी और अमावस्या का जो एक प्रकार का ये मिला के लिखा गया है कि पौर्णमासस्य। ओके। बी को अगर हम लोग देखें कि अग्नाध्येय, अग्नाध्येय, अग्नाध्येय का मतलब ये होता है कि पवित्र अग्नि की स्थापना करना। अग्रायण का मतलब होता है कि फसल, पहले फसल की कटाई पे नए वेद्य अर्पण। चतुर्मास्य का मतलब है कि तीन ऋतुओं का शुरू होने से पहले जो किए जाने वाला यज्ञ है उसे चतुर्मास्य कहते हैं। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे कि दरस पौर्णमास्य, ए का चार, बी का एक, सी का टू और डी का थ्री, ये जो है इसका सही मिलान है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ए सी राय चौधरी, ए अलबासम, आर के मुखर्जी, कपिला वात्सायन। ओके। ए अलबासन, आर के मुखर्जी और कपिला वात्सायन। बी का बी का अगर हम लोग देखें बी का अगर हम लोग देखें ए अलबासन का जिक्र हमें कई बार मिलता है। इनकी जो बुक थी उनका नाम था ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बी का वन देखेंगे केवल एक में है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर को अगर हम लोग देखें, ए का तीन, द हिस्ट्री ऑफ कल्चरल ऑफ द इंडियन पीपल।
आप लोग अगर साथ में इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों में से जो भी सीरियस रूप से तैयारी कर रहा है जून 2024 वाले नेट का, तो आप लोग एक काम करिएगा कि अपने नोट्स में 4-5 पेज या 5 से 6 पेज जो है एक जगह जो है स्थान बनाइएगा, जिसमें अब से हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जितने भी बुक्स जितने भी बुक्स एंड आथर हम लोगों को मिलेंगे उसको एक जगह नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसलिए जब हम लोग एक बार जब रिवाइज करना होगा तो उसी अपने पेज को एक बार जब हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो सारे बुक एंड आथर्स रिवाइज हो जाएंगे और कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 5 या 10 के आसपास बुक्स एंड आथर न पूछा जाए। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि एक बी का जो है एक था ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, H.C. राय चौधरी का द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। आर के मुखर्जी जो है, आर के मुखर्जी का जो बुक है उसमें है कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स। कपिला वात्स्यायन की जो बुक है उसका नाम है द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स, द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो इसको आप लोग जरूर नोट्स करिएगा। ओके, अगला है कि कोई जगह है और बताना है कि ये जो है कहाँ है। तो भीमबेटका सबको पता है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बी का एक 3 में है, एक ऑप्शन एलिमिनेट। ओके, अनंगपुर, पेसरा, होंगसी। अनंगपुर, पेसरा और होंगसी। पेसरा के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो पेसरा जो है वो बिहार में एक जगह है पेसरा, बिहार में एक जगह है पेसरा। ओके, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में सभी लोग जानते हैं। अनंगपुर जो है हरियाणा और दिल्ली की सीमा पे स्थित है। अनंगपुर दिल्ली और हरियाणा की सीमा पे स्थित है। अनंगपुर जो है इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि दिल्ली की जो स्थापना की थी, दिल्ली की जो स्थापना जिस शासक ने की थी उसका नाम था अनंत सिंह तोमर। अनंत सिंह तोमर कई बार मिलता है, कई जगह अनंत पाल तोमर मिलता है। उसने जो है ढुल्लिका नामक शहर की स्थापना जो है वो की थी और इसी अनंत सिंह तोमर के नाम पे एक अनंगपुर की स्थापना जो है दिल्ली के बगल में की गई थी और वो जो है वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे स्थित है। होंगसी जो है कर्नाटक में स्थित है। तो ये रहा आपके चारों स्थान। होंगसी जो है कर्नाटक के गुलमर्गा जिले में स्थित है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कर्नल टाट के बारे में पूछा गया है। कर्नल टाट की जो बुक है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बुक्स जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ जो है थोड़ा सा हम लोग जो अभी मैंने बताया कि आपको अपनी नोट्स में 5 से 6 पेज केवल इसी वर्क के लिए रखना है, जिसमें केवल हम लोग बुक्स एंड आथर को लिखेंगे। ओके, कर्नल टाड के बारे में पूछा गया है। कर्नल टाड अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, कर्नल टाड अंग्रेजी है तो जो इसमें से अंग्रेजी नाम होगा वही इसका मैचिंग होगा। ए का 4, ए का 4, ए का 4 दो में है, तीन, दो ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट। उसके बाद ए के फोप्स, ए के फोप, ए के फोप्स, श्यामल दास, जी एस ओझा। ए के फोप्स, श्यामल दास और जी एस ओझा। तो जी एस ओझा जो है इनकी जो बुक है वो जो है भारतीय प्राचीन प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। सी जो है श्यामल दास, श्यामल दास की जो बुक है वो है वीर विनोद, वीर विनोद। और ए के फोप्स की जो बुक है वो है रासमाला। ओके, कर्नल टॉड, एनल्स ऑफ द एंटिक्विट्स ऑफ राजस्थान, जी एच ओझा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, श्यामल दास वीर विनोद, ए के फोप्स रासमाला। ये रहा इसकी मैचिंग। आगे हम लोग देखेंगे कि जमा हासिल माहवार कब्ज, जमा हासिल माहवार कब्ज, जमा हासिल माहवार कब्ज। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या जो इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें ये जो है 4 प्रकार के जो वर्ड दिए हुए हैं जो सल्तनत कालीन या मुगल कालीन है और उनका जो है यहाँ मतलब अर्थ पूछा जा रहा है कि इनका अर्थ क्या है। तो जमा का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी भूमि का जो निर्धारित भू राजस्व होता है उसे हम लोग जमा बोलते हैं। ए का 2, ए का 2 दो में है,
दो ऑप्शन एलिमिनेटेड। हासिल का मतलब जो होता है, हासिल, हासिल का मतलब है कि निर्धारण के बाद जो निर्धारण की जाती है उसे हम लोग जमा बोलते हैं, और निर्धारण करने के बाद जो कर वास्तव में वसूल होता है उसे हम लोग हासिल बोलते हैं। ओके, जितना कर हासिल किया जा सकता है उसे हम लोग वास्तविक संग्रहित राजस्व बोलते हैं। माहवार का मतलब होता है मासिक पैमाना, सी का एक, सी का एक। माहवार का मतलब माह, माह का मतलब होता है महीना, और वार का मतलब होता है एक प्रकार का पैमाना, तो इसका मतलब है मासिक पैमाना। कब्ज का मतलब होता है जमानत राशि, कब्ज का मतलब होता है कब्जा, कब्जा एक प्रकार का जमानत राशि है कि तुम जब तक अ, हमारा काम नहीं करोगे तब तक ये हमारे पास, इस पे हमारा कब्जा होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि घाघरा का युद्ध, ददरा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, गौड़ युद्ध। घाघरा का युद्ध, ददरा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध और गौड़ का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत जब बाबर भारत पे आक्रमण किया था, उसने तीन चार युद्ध जो है लगातार लड़े थे, जो हम लोग को बहुत ही आसानी से याद होना चाहिए। 1526 ईस्वी में उसने क्या लड़ा था? पानीपत का युद्ध लड़ा था। ठीक, उसके बाद 1529 ईस्वी में उसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। पानी पिया। 1527 उसने खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखिएगा कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में उसने चांद देखा, 29 में वो घर गया और 30 में वो मर गया। क्या है? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ये बाबर के द्वारा लड़े गए तीन युद्ध हैं। ओके, इसके बाद दादरा का जो युद्ध है, दादरा का जो युद्ध है 1932 ईस्वी में लड़ा गया था। ए का चार, ए का चार केवल एक में था, इसको हम लोग सही मान सकते थे। बी का एक होगा और सी का जो है तीन होगा, सी का तीन। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। और डी जो है गौड़ पे कब्जा 1537 ईस्वी में किया गया था। ओके, तो ये था बाबर के द्वारा चार जो युद्ध प्रमुख लड़े गए थे, 26, 27, 28, 29, 30। 26 में पानीपत, 27 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में, 28 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर के बीच में, और मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय के बीच में। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है बाबर, बाबर और अफगानों के बीच में। जैसे अफगानों की संयुक्त सेना होती है, वो जो है घाघरा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित होती है और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसमें से एक बार और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद की घोषणा जो है वो की थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1527 ईस्वी में जब वो खानवा का युद्ध जब लड़ता है तो उसने सर्वप्रथम इसी युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। लियोनार्द ए गोल्डन, किट्टी कुर्ती, शिशिर के बोस, एट एट, एट कृष्ण बोस। ये जो है कुछ किताबें हैं। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि किताबों को जो है आप एक जगह फिल्टर करिए और अपने नोट्स में जो है तीन चार पेज किताबों के लिए रखिए, और वहाँ जो है जो भी किताबें आपको देखने को मिलती हैं उसको वहाँ नोट डाउन करिए। ओके, तो का अगर सही आंसर हम लोग देखें तो ए का वन, ए का वन, लियोनार्ड ए गोल्डन जो गोल्डन जो बुक है, ब्रदर्स अंगेस्ट द राज, ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, ए बायोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट शरद एंड सुभाष चंद्र बोस, ये होगा। किट्टी कुर्ती बी का टू, बी का टू, सुभाष चंद्र बोस, एज आई न्यू हिम, एज आई न्यू हिम, शिशिर बोस, एट एल एड,
ए बिकॉम अक्रॉस एशिया, ए बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ओके, कृष्ण बोस जो है इतिहासेर संधाने, इन सर्च ऑफ हिस्ट्री, कृष्ण बोस की रचना इन सर्च ऑफ हिस्ट्री है। ओके, तो ये जो है तीन किताबें जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर थी, तीनों को आप लोग नोट डाउन करिएगा। चौथा जो किताब थी इतिहासेर संधाने, इतिहासेर संधाने जो है वो कृष्ण बोस के द्वारा लिखी गई है। ओके, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, विष्णु कृष्ण चिपलूकर, एम जी रनाडे। ओके, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है कि गौ करुणा निधि की गौ करुणा निधि का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो ये बहुत ही आसान है। गौ करुणा निधि का प्रतिपादन दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक आचार दो में है, दो ऑप्शन एलिमिनेट। ओके, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो है शतपथ सीरीज, शतपथ सीरीज की को जो है रचना की थी। शतपथ सीरीज की रचना किसने की थी, गोपाल हरि देशमुख ने। बी का तीन चार में है, तो ऑप्शन नंबर फोर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ए का चार, बी का तीन और सी का एक। विष्णु कृष्ण चिपळूणकर निबंधमाला की स्थापना रचना इन्होंने की थी। एम जी रनाडे जो है नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ मराठी लिटरेचर, एम जी रनाडे ने सेकेंड नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ मराठी लिटरेचर। तो हम लोग देख रहे हैं कितना सारा क्वेश्चन जो है बुक एंड ऑथर से केवल पूछा जा रहा है, तो आप लोग जो है इसको फिल्टर करके एक जगह जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका इस क्लास को देखने में कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि चार्टर अधिनियम 1993 ईस्वी, शाही सेना स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट 1868 ईस्वी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी, बंगाल जिला बोर्ड अधिभार अधिनियम 1971 ईस्वी। ओके, ग्रामीण बंगाल में स्थानीय स्वशासन सरकार की प्रावधान की दिशा में प्रथम कदम। तो प्रथम कदम सभी लोग जानते हैं कब रखा गया था, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में ही रखा गया था। इसीलिए लॉर्ड सी का वन, सी का सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे देखने को मिली फिर से। चार्टर नियम 1793 में क्या किया गया था, वैधानिक आधार पे नगर पालिका संस्थाएं जो है वो खोली गई थी। ए का दो, ए का टू जो है तीन में, ऑप्शन वन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। शाही सेना स्वच्छता आयोग 1868, शाही सेना स्वच्छता आयोग 1867 ईस्वी में नगर पालिका संस्थाओं की रिपोर्ट, नगर पालिका के विकास को बढ़ावा देना था इसका लक्ष्य। बी का तीन और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में विधायी हस्तांतरण की नीति अधिनियम 1861 ईस्वी में, विधायी हस्तांतरण के अधिनियम 1861 ईस्वी में, बंगाल जिला बोर्ड अधिभार अधिनियम 1871 में, ग्रामीण बंगाल की स्थानीय स्वशासन सरकार की प्रावधान की दिशा में प्रथम कदम। एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हम लोगों से ये हुआ कि एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि बंगाल जिला बोर्ड अधिभार है तो बंगाल के क्षेत्र की ही बात करेगा, तो इसलिए डी को हम लोग वन से आसानी से जो है मैच कर सकते थे। थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ और हम लोग जो है इस रिलेशन को नहीं देख पाए। डी का वन, डी का वन अगर हम लोग मिला देते तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आसानी से मैच हो जाता। ओके, तो इसी प्रकार की गलतियां जो है पीवाईक्यू सॉल्व करते समय हम लोग को देखनी है कि किस प्रकार से हम लोग छोटी छोटी गलती जो है कर रहे हैं, और इन गलतियों से बचने के लिए हम लोग अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस जब करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा एक्यूरेसी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, पुरुष अपने काल में अपने पिता की तुलना के अधिक सदृश होता है। अतीत एक विदेशी क्षेत्र है जहाँ वे चीजों का अलग ढंग से करते हैं। साथी नागरिक हम इतिहास से नहीं बच सकते। इतिहास की एक पृष्ठ तर्कशास्त्र के महत्वपूर्ण खंड जैसा है। ओके, ये जो है कुछ हिस्टोरिकल
स्टेटमेंट जो है वो है लोकोक्तियां है, और ये बताया जा रहा है कि ये कौन किसके द्वारा बोला गया है। ओके, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें मुझे सी वाला पता है कि साथी नागरिकों हम इतिहास से नहीं बच सकते। ये स्टेटमेंट जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। तो सी का 4 हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। ओके, इसके बाद पुरुष अपने काल में अपने पिता की तुलना के अधिक सदृश्य होता है। ये बात जो है अरब कहावतों में कही गई है। ए का वन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस ऑप्शन का सही होगा। ए का वन, बी का टू, बी का टू, सी का 4 और डी का 3। ओके, तो हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन और जो है आज के सॉल्व कर लिए, और इस पेपर के जो 25 क्वेश्चन बचे हैं अगले क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा ये पीवाईक्यू डिस्कशन कराया जा रहा है, इसमें छोटी छाटी कमियों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि 2-4 क्वेश्चन मेरे खुद जो है बताते समय कुछ इधर उधर हो जा रहे हैं, तो कुछ जो है गर्मी का असर है। गर्मी का मतलब जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रूम में फैन जो है वो बंद है, और कुछ जो है कैमरा हेजिटेशन की वजह से गलतियां जो है हो रही हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, और जो चीज़ें हम आपसे सीख सकते हैं वो हम आपसे सीखेंगे, और जो चीज़ आप हमसे सीख सकते हैं वो आप हमसे सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप किस टाइप का जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी के सभी क्वेश्चन एक बार में डिस्कस किए जाए तो वो किए जा सकते हैं। वुमेन्स हिस्ट्री के क्वेश्चन को एक बार डिस्कस किया जाए तो एक बार किया जा सकता है। एजुकेशनल डेवलपमेंट के जितने क्वेश्चन है एक बार डिस्कस किए जाए तो वो एक बार किया जा सकता है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जितने क्वेश्चन है एक बार किए जाए तो वो एक बार किया जा सकता है। ओके, अगर आप इस वीडियो को सीरियस होकर देख रहे हैं तो फिर से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को बस अपने तक ही ना सीमित रखिए, अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज के कॉलेज ग्रुप में, या जो भी लोग जो है हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले क्लास में जो कल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।